जैसे ही लादेन ने बाहर का दरवाज़ा खोलकर देखना चाहा कि बाहर, उन्होंने उसे सीढ़ियों पर ही गोली मार दी। तो सील ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। उधर व्हाइट हाउस के सर रूम में बैठे ओबामा ये सारा सीन देख रहे थे। 11 सितंबर 2001 सुबह के लगभग 10 बजे प्लेस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है अमेरिका का, और इस हब में अमेरिका की बेहद ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो बेहतरीन 110 मंजिला बिल्डिंग में भी रोज़ की तरह चहल पहल थी। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे हमेशा चलता था। तभी अचानक आसमान में एक के बाद एक दो प्लेन इन बिल्डिंग से जा टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दोनों बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह नीचे ढह जाती है। सब कुछ पलक झपकते ही मिट्टी में मिल जाता है। हर तरफ दहशत और डर का माहौल होता है। चारों तरफ चीख पुकार, शोर और दर्द। ज़रा कल्पना कीजिए उन लोगों की जो प्लेन के अंदर बैठे होंगे और प्लेन धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था और टकराने वाला था। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो बिल्डिंग के अंदर होंगे और शीशे से अंदर देख रहे होंगे प्लेन को अपनी तरफ आते हुए। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो बिल्डिंग के अंदर थे और बिल्डिंग को नीचे गिरते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। इन बिल्डिंग से जब प्लेन टकराए एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक आग का विशाल गोला। यह धमाका ऐसा था कि इंसान की रूह कांप जाए। कुछ लोग प्लेन के अंदर थे, कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर थे, कुछ लोग सड़क पर थे तो कुछ लोग वहीं टहल रहे थे, कुछ लोग थोड़ा दूर थे। मगर जब इन सब लोगों ने यह दर्दनाक नज़ारा देखा होगा, एक ऐसा खौफनाक नज़ारा जो उस दिन से पहले दुनिया के इतिहास में पहले किसी ने नहीं देखा था, एक ऐसा मौत का मंजर जिसमें सिर्फ तबाही ही तबाही थी। इन सब लोगों की जगह बेशक अलग अलग थी, पर खौफ, डर और दहशत और दर्द एक जैसा था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो गई थी और करीब 3000 लोगों की मौत हुई और 25,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये था अमेरिका पर ही नहीं बल्कि दुनिया पर आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, जिसे 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। अमेरिका पर हुए इस हमले के पीछे, दुनिया में इस तरह की दहशत फैलाने के पीछे, हज़ारों लोगों की जान लेने के पीछे एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन और उसका आतंकी संगठन अल-कायदा। ज़रा सोचिए, जब दोनों प्लेन बिल्डिंग से जा टकराए, उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को तो पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर जिन आतंकियों ने इन प्लेन्स को हाईजैक किया था उन्हें हर चीज़ अच्छे से पता थी। उन्हें पता था कि प्लेन के यात्रियों समेत वो खुद भी मरने वाले हैं, लेकिन इंसानियत के लिए उनकी नफ़रत की हद देखिए, उनकी हिम्मत देखिए। कैसे इन लोगों को कन्विंस किया गया होगा कि वो दूसरों की जान लेने के लिए अपनी जान देकर भी खुश थे। और जान लेने का ये कोई आसान तरीका नहीं था। जब इन वीडियोस को देखने वालों की रूह कांप जाती है तो सोचिए ज़रा प्लेन के अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ओसामा बिन लादेन, उसके आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने टोटल 4 प्लेन हाईजैक किए थे। 2 प्लेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए थे। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अल-कायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। अमेरिका जैसा पावरफुल देश, इसके लिए इस तरह के हमले को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए अफ़गानिस्तान में अल-कायदा और तालिबानी आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध का ऐलान कर दिया। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हज़ारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि इतने एफर्ट के बाद भी ओसामा बिन लादेन अब तक अमेरिका के हाथ नहीं आया था। शातिर आतंकी हत्यारा ओसामा बिन लादेन अमेरिका की आंखों में अब भी धूल झोंकने में कामयाब हो रहा था। ओसामा बिन लादेन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11 अटैक, अब वो अमेरिका की खुफिया एजेंसीज और अमेरिका की खतरनाक फोर्सेस के हत्थे चढ़ने ही वाला था। 9/11 अमेरिका हमले के पूरे 10 साल बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगा लिया। 10 साल बाद अमेरिका को पता चलता है
ओसामा बिन लादेन, वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए ओसामा बिन लादेन सुरक्षित ठिकाना तलाश रहा था। उसने अपने बॉडीगार्ड इब्राहिम सईद अहमद को पाकिस्तान के एबटाबाद में ज़मीन खरीदने और एक खुफिया घर बनाने के लिए कहा था। अब लादेन का नया घर एबटाबाद में बनकर तैयार हो गया। एक 3 मंजिल घर था। लादेन के परिवार के सदस्यों ने 2005 में उस मकान में आना जाना शुरू किया और बाद में उसी घर में रहने लगे। ओसामा बिन लादेन के बॉडीगार्ड भी अपने परिवार के लोगों के साथ हर रोज़ उस घर में आता था। अमेरिकी एजेंसी CIA ने अपने एक मुखबिर को उस जगह छोड़ रखा था। 2010 में एक दिन पेशावर में CIA के एक मुखबिर ने ओसामा बिन लादेन के बॉडीगार्ड इब्राहिम को बाजार की भीड़ में देखा। उसके बाद उसकी कार का पीछा किया गुपचुप तरीके से। CIA ने आखिरकार लादेन के खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया। यहाँ लादेन अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा था। इस घर में उसकी 3 पत्नियां, 8 बच्चे और 4 पोते पोतियां रह रहे थे। ओसामा बिन लादेन ने किसी भी खतरे से बचने के लिए इस मकान में कोई भी इंटरनेट लैंडलाइन कनेक्शन नहीं लगवाया था। साथ ही इस घर में बहुत कम खिड़कियां थी। इन सब कारणों की वजह से CIA का शक अब यकीन में बदल गया। लादेन के घर में रहने वालों पर नज़र रखने के लिए CIA ने उस मकान के आसपास अपना बेस बना लिया। फिर आती है वो रात जब ओसामा बिन लादेन अमेरिका के ख़तरनाक सील टीम से मरने वाला था। अमेरिका के एबटाबाद में उस समय रात के 11 बज चुके थे। बिन लादेन और उसका पूरा परिवार सोने जा चुका था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आधे घंटे का समय अंतराल था। अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरते हैं। 23 लोगों की सील टीम के साथ एक कुत्ता भी था। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं अमेरिका में उस वक्त के प्रेसिडेंट बराक ओबामा और पूरी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी टीम इस पूरे मामले पर लाइव अपडेट ले रही थी और वीडियो के थ्रू सारी गतिविधियां देख रही थी। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने व्हाइट हाउस में एक कम्युनिकेशन सेंटर बनाया था जो एडमिरल मैक्रोवेन से जुड़ा हुआ था, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान के जलालाबाद शहर में थे। इस सेंटर को सर रूम का नाम दिया गया था, जिसको CIA के मुख्यालय और पेंटागन के ऑप्स सेंटर से भी एक वीडियो लिंक के जरिए जोड़ा गया था। पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए इन हेलीकॉप्टर्स को इस ढंग से डिज़ाइन किया गया था कि वो बहुत बहुत कम आवाज़ करें और पाकिस्तान रेडार उन्हें पहचान ही ना पाए। और वो बहुत नीचे उड़ रहे थे, धरती से कुछ ही फीट की ऊंचाई पर, और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। इन हेलीकॉप्टर्स का नाम था ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के टेक ऑफ करने के बाद 45 मिनट बाद उसी रनवे से चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान भरते हैं। इनमें से 2 पाकिस्तान की सीमा के पास उतर गए और 2 पाकिस्तान की सीमा को पार कर जाते हैं। बिल्कुल एट मोमेंट पर, बिल्कुल आखिरी में ये डिसीजन लिया गया, जो कि बराक ओबामा का डिसीजन था। उनका मानना था कि अगर किसी भी तरह पूरा गेम बिगड़ गया तो अमेरिकी सैनिक लड़ते हुए पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान पहुंच सकते हैं। ये भी प्लान किया गया था कि हेलीकॉप्टर्स को यूज़ तभी किया जाएगा जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और ऑपरेशन बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। पाकिस्तान में उतरने के बाद इनके इंजन बंद नहीं किए गए और खड़े रहते हुए भी इनके पंख घूम रहे थे ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उड़ान भर सके। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में से एक जब लादेन के घर पर उतरने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और बुरी तरह टूट जाता है। उधर व्हाइट हाउस के सर रूम में बैठे ओबामा ये सारा सीन देख रहे थे, सारा सीन लाइव। जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो सील ने प्लान B एक्टिवेट कर दिया, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। अब दूसरे हेलीकॉप्टर से सील कमांडो उतरते हैं और वो ओसामा बिन लादेन के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही सील दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े, उन्होंने लादेन के 23 साल के बेटे खालिद को देखा। उन्होंने उसे सीढ़ियों पर ही गोली मार दी। अब क्योंकि लादेन के घर में खिड़कियां ना के बराबर थी तो वो बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। लादेन के बेडरूम में बहुत सारी AK-47 और कई आधुनिक बंदूकें रखी हुई थी। जैसे ही लादेन ने बाहर का दरवाज़ा खोलकर देखना चाहा कि बाहर
क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। इतने में एक सील कमांडो अंदर दाखिल हो गया। लादेन तब तक बंदूक नहीं उठा पाया था। वो बंदूक लेने के लिए दौड़ा, तभी सील ने उसको गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन लादेन की पत्नी लादेन को बचाने के लिए लादेन के आगे खड़ी हो गई और सील कमांडो ने लादेन को पूरी तरह ओवर पावर कर लिया और ओसामा बिन लादेन को गोली मार दी। उसके बाद सेना ने वाइट हाउस में अपना सीक्रेट कोड बोला जो था जेरोनिमो, जिसका मतलब था मिशन कंप्लीट। सील का अगला काम था क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करना, ताकि पाकिस्तानियों को उसमें इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के बारे में बिल्कुल भी भनक ना लगे। उनको पाकिस्तानी सेना का सामना किए बगैर सुरक्षित पाकिस्तानी बॉर्डर से बाहर निकलना था। बीबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में पाकिस्तान ने अपने 2 F-16 विमानों को हेलीकॉप्टर्स का पीछा करने के लिए भी लगाया, लेकिन अमेरिकन फोर्स के माइकल लीटर को पता था कि वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट को रात में उड़ने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। पीटर बर्गेन ने अपनी किताब में लिखा है, सील बिन लादेन के शव को सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लाए। पूरी सीढ़ियों पर लादेन का खून गिरता रहा। दूसरे सील कमांडो ने वहां लगे कंप्यूटरों, सेल फोन और हार्ड डिस्क को जमा किया, ताकि बाद में उनका इंस्पेक्शन करके अलकायदा के काम करने के ढंग और आगे की योजनाओं का पता लगाया जा सके। लादेन के शव को हेलीकॉप्टर में लादा गया। एक सील ने बिन लादेन की तस्वीर लेकर उसे सर्वर पर अपलोड किया। उसे वाशिंगटन भेजा गया, जहां चेहरे को पहचानने वाले 2 स्पेशलिस्ट उसका लादेन की पुरानी तस्वीर से मिलान करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। ओबामा ने ऑपरेशन के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था बिन लादेन के घर में सील कमांडो का बिताया गया समय उनके जीवन के सबसे लंबे 40 मिनट थे। पूरे ऑपरेशन में करीब 3.5 घंटे लगे। अफगानिस्तान में CIA के स्टेट एंड चीफ और एडमिरल मैक्रेवन ने लादेन के शव का निरीक्षण किया। सेना के पास कोई टेप नहीं था, इसलिए लादेन के शव की लंबाई नहीं नापी जा सकी। लादेन के 6 फीट 4 इंच के कद के बराबर एक अमेरिकी सैनिक को उसके शव के बगल में लिटाया गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मारा गया आतंकी लादेन ही था। उसके बाद बराक ओबामा ने हंसते हुए और टेंशन वाले माहौल को लाइट करने के लिए कहा कि हमने $60 मिलियन हेलीकॉप्टर पर खर्च कर दिए, पर हम एक मेजरमेंट टेप नहीं खरीद पाए। ये थी ओसामा बिन लादेन की पूरी कहानी। और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते।